बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं उसका टाइटल हम आपको बताते हैं जी, हाउ बजाज बिकम बिगेस्ट। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बजाज मोटरसाइकिल जो है उसके बारे में कुछ हिस्ट्री और उसके जो न्यू मॉडल है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी जुड़े रहना है और कोशिश करनी है कि आप जो है ना हमारे चैनल को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो बाकी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आपकी बहुत सारा आपकी मोहब्बतें आपका प्यार हमें बहुत सा मिल रहा है और बहुत अच्छे से आप हमें जो कमेंट कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस इसी तरह ये ना कि अगर अब आप हमें कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें जो है ना एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और हमारी बहुत सी हेल्प होती है। तो कोशिश किया करें कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। आइए ये वीडियो देखते हैं। साल था 1945। देश में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। अंग्रेजों के जुल्म हदें पार कर चुके थे और रोज कहीं न कहीं दंगे फसाद भड़क रहे थे। माहौल बेहद ही टेंस था और कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ सालों में भारत का नक्शा कैसा होगा। इसी उथल पुथल और शोर शराबे के बीच 30 साल का एक यंग बिजनेसमैन भारत का पहला स्कूटर बनाने का सपना देख रहा था। नहीं, ये किसी फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि इंडिया की लीडिंग टू व्हीलर कंपनीज में से एक बजाज की असली कहानी है। आज बजाज को इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में गिना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी सारी चुनौतियों का सामना किया है? ये वो कंपनी है जो एक बार नहीं बल्कि कई बार गिरी और फिर से खड़ी हो गई और यही चीज इसे बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि वो बिजनेसमैन कौन थे जिन्होंने आजादी से पहले इस कंपनी को खड़ा करने का सपना देखा था। आज बजाज का असली मालिक कौन है और इसका केटीएम और कवासाकी के साथ क्या कनेक्शंस हैं? और एक छोटी सी स्कूटर बेचने वाली कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर एक्सपोर्टर कैसे बनी? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री के मार्केट शेयर को देखें तो बजाज करीब 12% मार्केट शेयर के साथ चौथे स्थान पर आता है, जबकि इस इंडस्ट्री का मेजॉरिटी मार्केट शेयर हीरो और होंडा जैसी कंपनियों के पास है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इन सभी टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो नेट प्रॉफिट के मामले में कोई भी बजाज के आस पास भी नहीं है। हीरो, जिसका मार्केट शेयर बजाज के डबल से भी ज्यादा है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में उसका नेट प्रॉफिट 3,968 करोड़ रुपए था। वहीं बजाज ने 7,479 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला, बजाज सिर्फ टू व्हीलर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये दुनिया का लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी है और इस इंडस्ट्री में इसका मार्केट शेयर 67% के करीब है। दूसरा रीजन है बजाज का मैसिव एक्सपोर्ट नेटवर्क। जी हाँ, बजाज इंडिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर एक्सपोर्टर है, जिसकी बाइक्स 90 से ज्यादा देशों में बेची जाती हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में बजाज ने ओवरसीज मार्केट में करीब 16 लाख यूनिट्स बेची, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इस मामले में इंडिया की कोई भी टू व्हीलर कंपनी बजाज का मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों, बजाज एक ऐसी कंपनी है जो इनोवेशन करने से बिल्कुल भी नहीं कतराती और इंडियन मार्केट में हमेशा एक नया ट्रेंड शुरू करती है। जैसे 1970s में बजाज ने चेतक को लॉन्च करके इंडिया में पहली बार स्वदेशी स्कूटर्स का ट्रेंड शुरू किया था। इसके बाद अर्ली 20s में इन्होंने पल्सर को लॉन्च किया। पल्सर ने यंग जनरेशन को एक ऐसा ऑप्शन दिया जो परफॉर्मेंस और स्टाइल्स दोनों में ही बेहतरीन था। और हाल ही में बजाज ने फ्रीडम 125 को लॉन्च किया, जो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है। अब तक ये समझा जाता था कि सीएनजी बाइक्स बनाना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बजाज ने अपने इनोवेशन से लोगों की इस सोच को गलत साबित कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली, बल्कि इस मुकाम तक आने में इनकी 4 पीढ़ियां लगी। जिस बजाज को आज हम इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टू व्हीलर एक्सपोर्टर्स के रूप में देखते हैं, एक समय पर इन स्कूटर बेचने की परमिशन देने से भी मना कर दिया गया था। असल में बजाज की ये कहानी शुरू होती है सन 1926 में, जब जमनालाल बजाज ने अपने दादाजी सेठ बछराज बजाज के नाम पर बछराज फैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ये कंपनी कॉटन का बिजनेस करती थी और ये अपने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती थी। जमनालाल बजाज सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वो एक सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर भी थे। वो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और गांधी जी उन्हें अपना 5वां बेटा मानते थे। 1931 में महात्मा गांधी के सुझाव पर जमनालाल बजाज ने हिंदुस्तान शुगर मिल की शुरुआत की, जिसे आज हम बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से एक है। इसका पर्पस था स्वदेशी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना और देश को सेल्फ रिलायंट बनाना।
जमनालाल बजाज ने अपने बिजनेस को फार्मेसी, हाउसिंग, स्टील और कई फील्ड में डाइवर्सिफाई किया, लेकिन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से उनका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होता गया। उन्होंने अपना ज्यादातर समय देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अब फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे कमल नयन बजाज के कंधों पर आ गई और कमल नयन ने अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस को नए हाइट पर ले जाने का फैसला किया। इसी बीच कमल नयन बजाज के मन में एक नया आइडिया आता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में स्कूटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि 1940s का भारत एक ऐसा भारत था जहां कोई भी टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी नहीं थी। हाँ, रॉयल एनफील्ड, ट्रायम्फ, बीएसए और नॉर्टन जैसी विदेशी ब्रांड्स की कुछ बाइक्स जरूर थी, लेकिन वो भी सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए ही थी। लेकिन स्कूटर्स, उनका भारत में कोई नामो निशान नहीं था। कमल नयन ने देखा कि यूरोप में स्कूटर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। उन्होंने चाहा कि भारतीय लोग भी इस सुविधा का फायदा उठाएं। इस विजन को साकार करने के लिए उन्होंने 1945 में बजराज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया, जिसका मेन गोल ये था कि स्कूटर्स को इम्पोर्ट करके भारत में बेचा जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस समय देश में आजादी की लहर चल रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और इकोनॉमिक चैलेंजेस का माहौल था। सरकार से अप्रूवल लेना बेहद ही मुश्किल काम था। कमल नयन ने कई बार सरकार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्कूटर्स इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ एंड ये सिर्फ भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि बजराज ट्रेडिंग के लिए भी एक नई शुरुआत थी। अंग्रेजों के जाने के बाद सरकार ने महसूस किया कि देश में ट्रांसपोर्टेशन की भारी कमी है। हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी के अलावा लोगों के पास कोई मॉडर्न व्हीकल नहीं है। वहीं दूसरी ओर पियाजियो नाम की एक इटालियन कंपनी जो वेस्पा स्कूटर्स बनाती थी, दुनिया भर में खूब पॉपुलर हो रही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने आखिरकार बजराज ट्रेडिंग को स्कूटर्स इंपोर्ट करने की अप्रूवल दे दी और इस तरह 1948 में बजराज ट्रेडिंग भारत में स्कूटर्स बेचने वाली पहली कंपनी बन गई। लोगों ने इन स्कूटर्स को काफी ज्यादा पसंद किया, लेकिन इनके सामने कुछ चैलेंजेस भी थे। पहला, वेस्पा स्कूटर्स इटली की सड़कों के लिए डिजाइन किए गए थे। वे इंडियन रोड्स के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं थे। खराब सड़कों पर उनके परफॉर्मेंस में काफी इशू आ रहे थे। दूसरा, इंपोर्ट करने की वजह से ये स्कूटर्स महंगे हो जाते थे और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते थे। कमल नयन चाहते थे कि हर भारतीय को ये स्कूटर अफोर्डेबल प्राइस पर मिल सके एंड इसका एक ही सोल्यूशन था कि स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर की जाए। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय लाइसेंस राज का दौर चल रहा था, जहां प्राइवेट कंपनीज को लगभग 80 से ज्यादा गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूवल लेने पड़ते थे। कमल नयन ने हार नहीं मानी। उन्होंने सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा, अधिकारियों से मुलाकात की और हर संभव प्रयास किए। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद 1959 में उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल जाता है। अब अगला स्टेप था पियाजियो को मनाना। अब पियाजियो को इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में एंट्री का मौका मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बजराज ट्रेडिंग के साथ कोलैबोरेशन के लिए हामी भर दी। वहीं बजराज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर बजाज ऑटो कर दिया गया और इसे प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट को समझ में आ गया था कि आने वाले समय में बिजनेस को एक्सपैंड करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करने के लिए उन्हें भारी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और इतना पैसा सिर्फ पब्लिक से फंड रेज करके ही मिल सकता है। तो इस तरह सब कुछ सेट होने के बाद 1960 में बजाज और पियाजियो ने मिलकर वेस्पा 150 स्कूटर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ये स्कूटर खास तौर पर इंडियन रोड्स के लिए डिजाइन किया गया था और इसका प्राइस भी पहले बेचे जा रहे इम्पोर्टेड वेस्पा स्कूटर्स से काफी कम था। लॉन्च होते ही वेस्पा 150 ने इंडियन मार्केट में धमाल मचा दिया। ये स्कूटर लोगों के दिलों में उतर गया और देखते तो आप जानते हैं कि तो गाइस आप जानते हैं कि जो आप इस वक्त मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं बजाज, क्या उसकी हिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को लाजमी देखें। इनकी जो स्टोरी है, जो इनकी हिस्ट्री है, वो कितनी दिलचस्प और कितनी मुश्किल भरी है। देखें ना कि अभी भारत के अंदर कोई ऐसी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी, तो बजाज ने भारत के अंदर भारत पाकिस्तान बनने के बाद उनकी कोशिश ये थी कि अगर हम अपने ही मुल्क के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर एक ऐसी मोटरसाइकिल बना दें कि जो कि हमारे जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको सहूलत मिल जाए। क्योंकि आप देखें ना कि जब अंग्रेज थे तो उनके पास मोटरसाइकिल थे, इनफील्ड हो गया, रॉयल इनफील्ड, हीरो हो गया और इस तरह की और भी कुछ कंपनीज थी जो उस वक्त उनके इस्तेमाल में थी। तो उनकी ये कोशिश थी कि यार हमारे जो भारतीय है, हमारे जो आम पब्लिक की आम जनता है, उनको ये सहूलत मिले। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से तो सबसे पहले जो उन्होंने एक न्यू मोटरसाइकिल तैयार की वो थी वेस्पा।
आप खुद ही देख सकते हैं कि उनके कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग थी उस वक़्त की और उन्होंने कितनी मेहनत की इस कंपनी के ऊपर। आज वही कंपनी जिसको स्टार्टिंग यानी कि जो भारत की सबसे फर्स्ट और पहली जो कंपनी थी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली भारत के अंदर, वो है जी बजाज। और उनकी जो अंत तक मेहनत और उनकी कोशिशें, उनकी लगन, आज देखें कि उनकी जो वो मेहनत थी उस वक़्त की, आज की दुनिया की टॉप 10 जो है ना, दुनिया की 1 नंबर जो कंपनी है बजाज है, जो को 90 यानी कि 19 मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर उनकी जो मोटरसाइकिलें जो है ना वो सेल की जा रही है और बिक रही है और बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी किया जा रहा है और दुनिया की 1 नंबर जो मोटरसाइकिल है। और बाकी तो भाई सब जो है ना आड़ पार पीछे ही हैं, जिसमें हीरो हो गया और रॉयल इनफील्ड है, तो ये बहुत पुरानी कंपनी, लेकिन जो बजाज की जो मोटरसाइकिल है ना वो उसके आगे ये भी ज़ीरो है। और इसके अलावा होंडा होगी, मोटरसाइकिल हीरो होगी। होंडा तो वैसे भी जो भारत के अंदर उसको कोड़ियों और कबाड़ के मिसाल समझा जाता है लेकिन जो इस वक्त जो ज़बरदस्त किस्म की जो मोटरसाइकिल न्यू आ रही है, और एक और बहुत ज़बरदस्त बात हमने इस वीडियो में देखी और हमने जाना कि जो एक कह लेने कि मोटरसाइकिल सीएनजी पे मोटरसाइकिल बनाना जो बिल्कुल असंभव ही नहीं था, उसके बारे में कोई ये सोच भी नहीं सकता था और हर ये कहता था कि यार कोई सीएनजी पे भी मोटरसाइकिल बन सकती है, तो बजाज ने ये भी करके दिखा दी। अब जो उनका न्यू मॉडल आया है उसमें आप सीएनजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें पेट्रोल से भी चला सकते हैं और इसमें जो